मॉर्निंग। आज आप जानेंगे भारत की पहली महिला शिक्षिका के बारे में जो थी सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले का जन्म महाराष्ट्र में 3 जनवरी 1831 को एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्री बाई की बचपन से ही शिक्षा में रुचि थी और वह बचपन से ही निडर थीं। सावित्री बाई 6-7 साल की उम्र में अकेले ही हाट बाजार चली जाती थी। एक बार सावित्री शिखल गांव के हाट में गई। वहां कुछ खरीदकर खाते खाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मिशनरी स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं। एक लाट साहब ने उसे खाते हुए और रुककर गाना सुनते देखा तो कहा, इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। ये सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। तब लाट साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम तो, यह पुस्तक ले जाओ, तुम्हें पढ़ना ना आए तो भी इसके चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर आकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाई। आग बबूला होकर पिता ने पुस्तक कूड़े में फेंक दी और सावित्री से कहा, ईसाइयों से ऐसी चीजें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी और सारे कुल को भ्रष्ट करेगी। तेरी शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि उस समय शिक्षा का हक केवल उच्च जाति के पुरुषों को ही था। दलित और महिलाओं के लिए शिक्षा ग्रहण करना पाप था। सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर एक कोने में छुपा दी और उन्होंने उसी दिन प्रण किया कि कुछ भी हो जाए वह एक ना एक दिन पढ़ना जरूर सीखेंगी। सावित्री बाई फूले का विवाह सन 1840 में मात्र 9 वर्ष की उम्र में 12 वर्षीय ज्योतिराव फूले के साथ हुआ। विवाह होने पर वह अपने सामान के साथ उस किताब को सहेजकर ससुराल ले आईं। ज्योतिबा फूले का मानना था कि माताएं जो संस्कार बच्चों पर डालती हैं उसी में उन बच्चों के भविष्य के बीज होते हैं, इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है। सावित्री बाई की पढ़ने की चाह से प्रभावित होकर ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित किया। उन्हें मराठी भाषा ही नहीं बल्कि अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना भी सिखाया। फिर मिशनरीज के नॉर्मल स्कूल में प्रशिक्षण दिलाया। प्रशिक्षण के बाद वह भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी। 14 जनवरी 1848 को पुणे में सावित्री बाई और ज्योतिराव फूले ने मिलकर पहली कन्याशाला की स्थापना की। पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी। भारत में 3000 सालों के इतिहास में पहले कभी इस तरह का काम नहीं हुआ था। लगभग 2000 साल तक भारत की समाज व्यवस्था को नियंत्रित करने वाला संविधान मनुस्मृति था। मनुस्मृति के अध्याय 9 में लिखा है, रात और दिन कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए। उन्हें लैंगिक संबंधों द्वारा अपने वश में रखना चाहिए। बालपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करे। स्त्री स्वतंत्र होने के लायक नहीं है। उस समय के ऐसे कानूनों ने महिलाओं की स्थिति को बदतर बनाकर रखा था। स्त्रियों को इस सच का एहसास ना हो तथा स्त्री इस गुलामी से बाहर ना निकल सके, इसलिए उनके पढ़ने लिखने का अधिकार भी छीन लिया गया था। मनुस्मृति के अध्याय 2 में लिखा है, पुरुषों को बहकाना स्त्रियों का स्वभाव होता है, इसलिए बुद्धिमान स्त्रियों से सदा सावधान रहते हैं। चाहे पुरुष मूर्ख हो या विद्वान, उसे काम क्रोध से वश कर कुमार्ग में ले जाने के लिए स्त्रियां बड़ी समर्थ होती हैं। माता, बहन या लड़की के साथ भी एकांत में ना बैठें, क्योंकि इनकी इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि विद्वान के मन को भी खींच लेती हैं। इस तरह के विचारों का 19वीं सदी तक समाज पर गहरा असर था। सावित्री बाई ने देश की पहली शिक्षिका बन
मनु के काले कानूनों पर जोरदार तमाचा मारा। परंतु लगभग 173 साल पहले लड़कियों के लिए पहले स्कूल की शुरुआत करना इतना आसान नहीं था। शूद्र और शूद्राति शूद्र लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशालाएं खोलने में ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई को लगातार व्यवधानों, अड़चनों, लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि ज्योतिबा के धर्मभीरू पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर छोड़ देने पर मजबूर किया। सावित्री बाई जब पढ़ाने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उन्हें गालियाँ देते, उन पर थूकते, उन्हें पत्थर मारते और उन पर गोबर भी उछालते, पर वह अपमान का घूंट पीकर भी अपना कार्य करती रहीं। सावित्री बाई जब स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती तो वह अपने साथ 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी, क्योंकि रास्ते में कुछ लोग उन पर गोबर फेंक देते थे। घर से जो साड़ी पहनकर वह निकली हुई होती थी वह दुर्गंध से भर जाती थी। इसलिए सावित्री बाई स्कूल पहुंचकर दूसरी साड़ी पहन लेती थी और वो फिर पढ़ाती थी। सावित्री बाई पर गोबर फेंकने वाले ब्राह्मणों का मानना था कि लड़कियों, शूद्रों, अति शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। 1840 से 1890 तक लगभग 50 वर्षों तक ज्योतिबा और सावित्री बाई ने एक प्राण होकर अपने मिशन को पूरा किया। ज्योतिबा ने और सावित्री बाई फूले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। भारत में विधवाओं की दुर्दशा से सहानुभूति रखते हुए सावित्री बाई ने 1854 में उनके लिए एक आश्रय स्थल खोला। वर्षों तक निरंतर सुधार करने के बाद उन्होंने 1864 में परिवार से निकाली गई बेसहारा स्त्रियों, विधवाओं और बालिका वधुओं के लिए एक बड़े आश्रय स्थल के निर्माण की राह प्रशस्त की तथा उन्होंने उन सभी को शिक्षित किया। उन्होंने इस संस्थान में आश्रय लेने वाली एक विधवा के बेटे यशवंत राव को भी गोद लिया। दलित वर्गों को गांव के सार्वजनिक कुएं से पानी पीने की मनाही थी। ज्योतिराव और सावित्री बाई ने उनके पानी पीने के लिए अपने घर के पिछवाड़े में एक कुआं खोदा। इस कदम से 1868 में लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। 1890 में ज्योतिराव का निधन हो गया। सभी सामाजिक नियमों की अवहेलना करते हुए सावित्रीबाई फूले ने अपने पति की चिता को अग्नि दी और उन्होंने ज्योतिराव की विरासत को आगे बढ़ाया और सत्यशोधक समाज का पदभार संभाल लिया। 1897 में पूरे महाराष्ट्र में बेबोनिक अथवा गिल्टी प्लेग फैल गया। सावित्री बाई केवल दर्शक नहीं बनी रही बल्कि सहायता करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में गई। उन्होंने प्लेग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पुणे के हड़पसर में एक दवाखाना खोला। अपनी बाहों में 10 वर्षीय प्लेग से पीड़ित बच्चे को अस्पताल ले जाते समय वह स्वयं इस बीमारी का शिकार हो गई। 10 मार्च 1897 को सावित्री बाई फूले का निधन हो गया। सावित्री बाई फूले ने लड़कियों और समाज से बहिष्कृत लोगों को शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई। वह भारत की पहली महिला अध्यापिका बनी। सावित्री बाई फूले के जीवन को भारत में स्त्रियों के अधिकारों का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। इन्हें अक्सर भारतीय नारी आंदोलन की जननी के रूप में भी जाना जाता है। एट द लास्ट मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों बहुत मुश्किल से हमें पढ़ने का अधिकार मिला है, इसलिए खूब पढ़ें, ढंग से पढ़ें और आगे बढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें।